नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ साइंसेज, SOS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, PGDSD, हिंदी। मिति 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। इकाई 10 गैर सरकारी अभिकरणों के प्रयास। 10 एक प्रस्तावना। इस पाठ्यक्रम के खंड 2 में आपने मनुष्य के बेहतर रहन-सहन के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के विषय में विभिन्न शिखर सम्मेलनों और समझौतों की भूमिका का अध्ययन किया। खंड 3 की इस इकाई में हम मनुष्य के पर्यावरण के रखरखाव में गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल पर विचार करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पारराष्ट्रपारीय कंपनियों, ट्रांसनेशनल कंपनीज, TNCs, के वैश्विक बाजारों में ताकतवर खिलाड़ियों के रूप में उभरने के चलते संप्रभु सरकारों की भूमिका सिमटकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक रह गई है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय सामुदायिक संगठनों पर आधारित एक तीसरी अर्थव्यवस्था का उभार हुआ है, जिनकी जड़ें नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी में हैं। गैर सरकारी समितियां अथवा गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, कहलाने वाले इन संगठनों को व्यवस्था विरोधी संघर्ष समूहों के रूप में अथवा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में या फिर विकास के नए नमूनों के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोगों का यह तर्क है कि गैर सरकारी संगठनों की एक गुप्त कार्यसूची होती है और वे विकास संबंधी सहयोग के लिए विश्व बैंक के दलालों की तरह काम करते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन अपने वित्त पोषक स्रोतों के मामले में भी गैर सरकारी नहीं होते और न ही अपनी स्थानीय सहयोग संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में। खबर है कि तीसरी दुनिया के देशों में लगभग 50,000 स्वयंभू गैर सरकारी संगठन हैं, जिन्हें विविध स्रोतों से 10 अरब डॉलर से भी अधिक राशि मिलती है। अनेक गैर सरकारी संगठन राजनीतिक और सामाजिक मैदानों के ताकतवर खिलाड़ी बन गए हैं और वे स्थानीय स्तर पर जनमत को प्रभावित करते हैं। गैर सरकारी संगठनों की संरचना की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वे आंतरिक रूप से अभिजात्य और बाह्य रूप में सेवक हैं और एक नए प्रकार के सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपनिवेशवाद का पोषण करते हुए स्थानीय समुदायों को परियोजनाएं बेचने का काम करते हैं। यह सब सच न भी हो, किंतु यह सच से एकदम परे भी नहीं है। इस इकाई में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पारराष्ट्र कंपनियों के साथ गैर सरकारी संगठनों के संबंधों से और अन्य सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के साथ उनकी निकटता से जुड़े कुछ मूल मुद्दों की पड़ताल की गई है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित कर सकेंगे और उनकी उत्पत्ति, संरचना तथा विचारधारा के विषय में बता सकेंगे। गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे। गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के परस्पर संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे और वैकल्पिक गैर सरकारी संगठनों पर अपना परिप्रेक्ष्य अथवा दृष्टिकोण बना सकेंगे। 10.2 गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति, संरचना और विचारधारा। 10 फरवरी 2001 परिभाषा। शैक्षिक और व्यावहारिक क्षेत्रों के एक व्यापक वर्ग को स्वीकार्य मानक परिभाषा विश्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा है। विश्व बैंक ने गैर सरकारी संगठनों की परिभाषा इस प्रकार दी है: ऐसे समूह और संस्थाएं जो पूरे तौर पर अथवा व्यापक तौर पर सरकारी निर्भरता से मुक्त होती हैं और व्यावसायिक उद्देश्यों के बजाय मानवीय अथवा सहकारी उद्देश्य लेकर चलना उनका गुण होता है। ऐसे निजी संगठन जो गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने, कष्टों को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने अथवा सामुदायिक विकास जैसे काम करने का बीड़ा उठाते हैं। बहरहाल, गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो प्रकृति में बेहद विविध होते हैं। इसलिए ऐसी कोई सुसंगत परिभाषा देना लगभग असंभव ही है जो इस विविधता को प्रस्तुत कर सके। जोन मेंचर के अनुसार
गैर सरकारी संगठन एक आदर्श वाक्य है जिसका प्रयोग अत्यधिक विविध किस्म के ढांचों के लिए होता है, जो विविध प्रकार की कार्यनीतियां अपनाते हैं। उनके आकार, लक्ष्य अथवा मकसद अत्यधिक भिन्न होते हैं और वे इस विविधता के कारण किसी परिभाषा में बांधे नहीं जा सकते। पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों की परिभाषा में कहा जा सकता है कि ये नागरिक समाज पर आधारित ऐसे अलाभकारी संगठन हैं जो एक उत्पादक, सुरक्षात्मक अथवा वैकल्पिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संबंधी समस्याओं को मुखर करते हैं। 10.2 दो गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति। ऐतिहासिक दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में होने वाली अनेक समितियों और आंदोलनों से मानी जाती है। बताया जाता है कि ये युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के जवाब में मध्यम वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों की पहल का परिणाम थे। ऐसे गैर सरकारी संगठनों के कुछ उदाहरण हैं: अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, केयर, वर्ल्ड विजन और ऑक्सफैम। इन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र में उनके दर्जे के कारण गैर सरकारी संगठन कहा जाता था। इन समितियों और आंदोलनों की स्थापना विभिन्न मूल्यों की रक्षा और प्रोत्साहन हेतु हुई थी। तीसरी दुनिया में गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के उपनिवेश विरोधी, सामंतशाही विरोधी संघर्षों से और 20वीं शताब्दी के मध्य में नवोदित राष्ट्रों के उत्तर औपचारिक काल में होने वाली राष्ट्र निर्माण की कवायद से बताई जा सकती है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन और 1992 की कार्यसूची 21 के निर्माण में भी गैर सरकारी संगठनों की निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें कानूनी दायित्व क्षेत्रों, आर्थिक विनियमन तथा पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक उपकरणों के रूप में देखा गया था। बताया जाता है कि गैर सरकारी संगठन पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फ्लेमिंगो पार्क में जमा होते थे। ओशो स्पिरिचुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑरोविल, ग्रीन पीस और इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स और विश्व बैंक जैसे विविध समूह विभिन्न विचार और दृष्टिकोण रखते थे। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन मंच ने पर्यावरण से जुड़े विभिन्न कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा शुरू की गई एक वैकल्पिक संधि प्रक्रिया का समन्वयन किया। 10.2 तीन गैर सरकारी संगठनों की संरचना। गैर सरकारी संगठनों की संरचना को समझने के शायद तीन दृष्टिकोण हैं: क्रियात्मक सूचकों पर आधारित दृष्टिकोण और दूसरा संरचनात्मक या संबंधात्मक सूचकों पर आधारित दृष्टिकोण। पहले दृष्टिकोण में गैर सरकारी संगठन की संरचना को इन तत्वों के आधार पर देखा जा सकता है: क गठन, ख आकार, ग मकसद अथवा उद्देश्य, घ वित्त पोषण के स्रोत, म इतिहास, च एक विशिष्ट क्षेत्रक पर पूरा जोर, छ उद्यम संबंधी क्षमताएं और ज निर्धारित कार्यों के निष्पादन की प्रभावशीलता। दूसरा दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि राज्य तो प्राधिकार क्षेत्रक का प्रतिनिधित्व करता है और बाजार एक लाभ क्षेत्रक को। गैर सरकारी संगठन एक तीसरे क्षेत्रक का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त प्रोत्साहनों के आधार पर स्वैच्छिक क्षेत्रक, सदस्यता क्षेत्रक, स्व-सहायता क्षेत्रक और भागीदारी अथवा सामूहिक कार्यवाही क्षेत्रक में विभाजित किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों की संरचना को समझने का तीसरा दृष्टिकोण निम्नलिखित के साथ उसके संबंध पर आधारित है: क विकास का प्रमुख नमूना, जो वर्तमान में आर्थिख क्षेत्र में राज्य की भूमिका को न्यूनतम करने और विनियम मुक्त, वैश्वीकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के माध्यम से विकास की स्थिति को प्राप्त करना है, और ख कमजोर तबकों के हितों और उपेक्षित हितों को मुखर करने वाले विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलन और विभिन्न पारंपरिक संस्थाएं तथा ढांचे। पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों का विश्लेषण करने में उपर्युक्त दृष्टिकोण प्रासंगिक हो सकते हैं। बहरहाल,
प्रवृत्ति यह है कि उत्पादकतावादी संप्रदाय प्रोडक्टिविस्ट स्कूल पहले दृष्टिकोण का उपयोग करता है, संरक्षणवादी संप्रदाय प्रोटेक्शनिस्ट स्कूल दूसरे दृष्टिकोण का, और वैकल्पिक संप्रदाय ऑल्टरनेट स्कूल तीसरे दृष्टिकोण का उपयोग करता है। 10 फरवरी 2004 गैर सरकारी संगठन संबंधी परिप्रेक्ष्य। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं। प्रमुख परिप्रेक्ष्यों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: क विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य और ख पक्ष समर्थन संबंधी परिप्रेक्ष्य। विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। विकास से जुड़े गैर सरकारी संगठन 1960 के दशक से अस्तित्व में हैं, किंतु 1980 के दशक के मध्य के बाद तीसरी दुनिया में होने वाले आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। गैर सरकारी संगठनों के विकास ने इस क्षेत्र में वर्चस्व हासिल कर लिया है। विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य के अनुसार गैर सरकारी संगठनों का उदय विकास के राज्य नीति मॉडल की विफलता के फलस्वरूप हुआ है। संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करने में अक्षम रहने के कारण राज्य की आलोचना हुई है। उसकी एक प्रमुख आलोचना यह है कि राज्य नीति मॉडल में विकास की नीतियां युक्तिसंगत आर्थिक तर्क पर आधारित नहीं होती हैं, बल्कि वे लोगों की मांगों पर बनाई जाती हैं। राज्य नीति मॉडल के कार्यान्वयन संबंधी इस पक्ष की आलोचना इसलिए हुई है कि यह केंद्रीकृत तथा नौकरशाही है और अक्सर रेंट सीकिंग के मामले में निरंकुश दिखाई देती है। यह परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के इस नवोदारवादी विचार का समर्थन करता है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं बाजार के लिए विकास की कार्यसूची तय करने में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य से जुड़े बोमोल और गेट्स, बाउमोल एंड गेट्स 1988 उपयुक्त पर्यावरण नीति के चयन का विश्लेषण करते हुए यह तर्क देते हैं कि प्रदूषण कम करने की लागत और लाभों पर विचार करना आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका को 100% प्रदूषण मुक्त उत्पादन करना है और इसकी लागत $200 अरब आएगी। इसलिए उनका निष्कर्ष है कि प्रदूषण को एक निश्चित स्तर से नीचे लाना युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों का विकास पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के उत्पादकतावादी संप्रदाय के भीतर ही कार्य करता है। पक्ष समर्थन संबंधी परिप्रेक्ष्य द एडवोकेसी पर्सपेक्टिव। पक्ष समूहों को आम तौर पर उन समाजों में जगह मिल जाती है जहां संस्थाएं, विशेषकर राज्य रूढ़िवादी, अनुत्तरदायी अथवा दमनकारी हैं। ये समूह जननीति को प्रभावित करने के लिए गुटों का सहारा लेते हैं और समाज के वर्चस्वशाली समूहों अथवा राज्य के साथ इनका टकराव रहता है। यह टकराव अक्सर भिन्न मूल्यों का परिणाम होता है। पक्ष समर्थक समूह प्रमुख मॉडल के विकल्प की बात करते हैं। उनकी गतिविधियों में केवल मानवीय सेवाएं प्रदान करना ही शामिल नहीं होता, बल्कि असंतुष्टों की आवाज को मुखर करना भी होता है। इस अर्थ में वे लोकतंत्रीकरण और समाज सुधार की भूमिका निभाते हैं। पितृसत्ता विरोधी, जाति विरोधी, सांप्रदायिकता विरोधी, आधुनिकीकरण विरोधी और मानवाधिकार समर्थक बात करने वाले गैर सरकारी संगठन को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ये समूह केवल उन लोगों के ही हित की बात नहीं करते जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है और विकास की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, बल्कि व्यवस्था की उन खामियों को भी बताते हैं जिनके परिणामस्वरूप हाशिए पर धकेलने और विकास प्रक्रिया से बाहर करने की यह स्थिति पैदा होती है। इन समूहों के सदस्य आम तौर पर पेशेवर और सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। इस श्रेणी में आने वाले पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन आम तौर पर जीव विज्ञानी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जो विकास की सीमा की वकालत करते हैं, अथवा वे आदर्शवादी होते हैं, जो साझा आत्मिक मूल्यों की पुष्टि के माध्यम से वैकल्पिक समुदायों के निर्माण में विश्वास करते हैं, अथवा वे विभिन्न प्रकार के साम्यवादी, जैसे परंपरावादी मार्क्सवादी,
पारिस्थितिकीय मार्क्सवादी अथवा साम्यवादियों की अन्य गैर मार्क्सवादी परंपराओं से जुड़े अथवा साम्यवादियों की अन्य गैर मार्क्सवादी परंपराओं से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें निरकुंठतावाद अथवा कृषिवाद शामिल है, या फिर से वे लोग हो सकते हैं जिन्हें मोटे तौर पर विकेंद्रित समाजवादी कहा जाता है। 10. तीन गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध। 10.3 एक नए व्यापार क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और विकास कहा जाता है कि हाल के आर्थिक सुधारों के नए व्यापार क्षेत्र के उभार के विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए इसके परिणामों के और विशेषकर प्रकृति के लिए इसके परिणाम के संदर्भ में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों ने और अधिक महत्व अर्जित कर लिया है। उत्तर उपनिवेश काल के तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में पुराने व्यापार क्षेत्र ने अपनी स्वाधीनता के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण विकल्प नीति अपनाई। इसे इस तरह तैयार किया गया था कि पहले कृषि क्षेत्र में भारी निवेश के माध्यम से और बाद में विनिर्माण उद्योगों में रोजगार सहित गैर औपचारिक रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से गांवों में गरीबी कम की जा सके। काफी समय तक आर्थिक मॉडल को और आर्थिक सत्ता को एक जगह केंद्रित होने से रोकने और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता रहा। इसका लक्ष्य यह भी रहा कि श्रम बाजारों को नियंत्रित करके और रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करके ग्रामीण जनता के जीवन के स्तर और गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। इन तमाम उद्देश्यों को सुरक्षा, उन्नयन और विनियमन के विभिन्न उपायों द्वारा पूरा किया जाना था। पारिस्थितिकीय चेतना को तीसरी दुनिया की विकास नीति में हाल में ही जगह मिली है। एक बार फिर पर्यावरण के मानकों का निर्धारण और कार्यान्वयन करने में राज्य ने ही निर्णायक भूमिका निभाई। नए व्यापार क्षेत्र का जुड़ाव अर्थव्यवस्था को विनियम मुक्त करने, विनिवेश और खोलने से है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाएं हटाने का सहारा लिया जाता है, जिसे जनता की भाषा में उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन (LPG) नीतियां कहा जाता है। पुरानी नीति की आलोचना इन तर्कों के आधार पर की जाती थी कि सुरक्षात्मक उपाय थोपने के कारण निवेश और उत्पादन की आपेक्षिक कीमतों में विकृतियों के फलस्वरूप संसाधनों के आवंटन में अक्षमता आती है और उससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। यह बात मजबूती से कही गई है कि सुरक्षात्मक उपायों से कुछ उद्योगों में एकाधिकार की स्थिति पैदा हो जाती है और इससे उत्पादकों के पास उत्पाद की बेहतरी और तकनीकी बदलाव के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहता है। सच तो यह है कि जब उत्पाद की गुणवत्ता बदतर हो जाती है तो कंपनियां नए उत्पाद लाने का जोखिम नहीं उठाती और इस तरह नया कुछ नहीं हो पाता। कीमतें ऊंची बनाए रखने से प्रतिस्पर्धा न होने के कारण घरेलू बाजारों का विस्तार सीमित हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि ऊंचे स्तर की सुरक्षा तो आर्थिक विकल्प को अनेक तरीकों से प्रभावित कर सकती है। जब तक सुरक्षा के फलस्वरूप मुनाफा नहीं बढ़ता और उसका फिर से निवेश नहीं कर दिया जाता, तब तक संसाधन के आवंटन में अक्षमता के कारण सुरक्षा की स्थिर लागत निवेश के लिए उपलब्ध राशि को कम करती रहती है। इसी समझ के आधार पर संरचनात्मक समायोजन नीति, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी (SAP) भी कहे जाने वाले आर्थिक सुधारों को तीसरी दुनिया के विभिन्न विश्व व्यापार संगठनों में लागू किया गया था। गैर सरकारी संगठन और विश्व व्यापार संगठन। हालांकि गैट की स्थापना के बाद से अनेक गैर सरकारी संगठनों की दिलचस्पी उसमें रही है, फिर भी विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद के काल में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की पड़ताल लोग अभूतपूर्व ढंग से कर रहे हैं। मंत्रियों ने मराकेश समझौते को अपनाया। उन्होंने धारा V2 में गैर सरकारी संगठनों का एक विशिष्ट उल्लेख सम्मिलित करने का भी निर्णय किया। 18 जुलाई 1996 को महासभा ने गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध के लिए ढांचे को और स्पष्ट किया और इसके लिए कुछ दिशानिर्देश WT/L 162 अपनाए गए, जिसमें
उस भूमिका को मान्यता दी जाती है जो गैर सरकारी संगठन विश्व व्यापार संगठन के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए निभा सकते हैं। Recognizes the role NGOs can play to increase the awareness of the public in respect of WTO activities। नागरिक समाज के विभिन्न घटकों के साथ अनौपचारिक और सकारात्मक संवाद बनाए रखने के संदर्भ में ये दिशानिर्देश सदस्यों और विश्व व्यापार संगठन सचिवालय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1996 से पूरा जोर मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में उपस्थिति पर, मुद्दों पर केंद्रित संगोष्ठियों में भागीदारी पर और विश्व व्यापार संगठन सचिवालय और गैर सरकारी संगठनों के बीच नियमित संपर्क पर रहा है। जेनेवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का अर्धशताब्दी वर्ष समारोह गैर सरकारी संगठनों के साथ विकसित होते संबंध का ही प्रतीक है। विश्व व्यापार संगठन सचिवालय तो गैर सरकारी संगठनों को अनौपचारिक कार्य सत्रों की प्रगति से नियमित रूप में अवगत कराता था और गैर सरकारी संगठनों ने इसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति और एक ऐसी सत्ता के रूप में नागरिक समाज को मान्यता देने की वचनबद्धता का शुद्ध संकेत मानते हुए इसका स्वागत किया, जिस पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। लाइसेंस से मुक्ति और सुरक्षात्मक उपाय हटाना, उत्पाद आरक्षण हटाना, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, अनुदान कम करना और हटाना, आयात पर से परिणाम के प्रतिबंध हटाना और आयात शुल्क घटाना और विदेशी प्रौद्योगिकी तक अधिक स्वतंत्र पहुंच जैसे कुछ सुधार लागू होने के परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न तबकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और अक्सर ही प्रकृति को भी विकास के इस नए मॉडल की कीमत चुकानी पड़ी है। विशेषकर पारंपरिक कृषकों, दस्तकारों, ग्रामीण सेवा क्षेत्र में नियुक्त लोगों, कुछ स्थानीय उद्योगों और श्रमिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में प्रारंभ में सुधारों को सफल समझा गया, किंतु बाद में वहां समाज में व्यापक हिंसा हुई और उससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। मेक्सिको जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में सुधार नीतियों के खिलाफ किसानों ने बगावत कर दी। भारत में सूखा और सिंचाई तथा पीने के पानी की कमी, गैरपारंपरिक फसल उगाने वाले किसानों द्वारा आत्महत्याएं, दस्तकारों की भूख से मौत, अकाल के कारण हुए धावे, औद्योगिक श्रमिकों की छंटनी, श्रम, पर्यावरण तथा जनस्वास्थ्य के स्तरों में गिरावट देखी गई है। इसलिए यह बताया जाता है कि पर्यावरण आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में पर्यावरण के आवरण में किसान आंदोलन ही है। इस प्रकार जल, जंगल, जमीन और जीवनयापन के अन्य स्रोतों के पारंपरिक अधिकारों के बचाव में होने वाली अनेक स्थानीय पहलें सामूहिक तौर पर वही हैं जिन्हें सहानुभूमि रखने वाले बुद्धिजीवियों ने पर्यावरणीय आंदोलन कहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बाल मजदूरी। मोनसेंटो, सिंजेंटा, यूनिलीवर और बायर जैसी विशाल बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां और भारतीय कंपनियां भी बाल मजदूरी का लगातार फायदा उठा रही हैं और यह इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और भारतीय जनहित समूहों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद हो रहा है। यह निष्कर्ष नीदरलैंड की भारत समिति, इंडिया कमिटी फॉर नेदरलैंड्स (ICN) की एक रिपोर्ट में दिया गया है। आंध्र प्रदेश के कपास के बीज के खेतों में अनुमानित 12,375 बच्चे भयंकर स्थितियों में एडवंटा, डच ब्रिटिश, प्रोएग्रो, बायर, जर्मनी की एक शाखा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और इमर्जेंट जेनेटिक्स और मोनसेंटो जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय बीज कंपनियां उनके अतिरिक्त और 70,000 बच्चों को काम पर लगाती हैं जो कर्ज के कारण अक्सर अपने मालिकों के लिए बंधुआ मजदूरी करते हैं। ये बच्चे बेहद खतरनाक स्थितियों में कई घंटे काम करते हैं और कई बच्चे तो कीटनाशकों के संपर्क में आने के कारण बीमार भी हो चुके हैं या मर भी चुके हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉ. शांति सिन्हा की अध्यक्षता वाले एम.वी. फाउंडेशन (MV फाउंडेशन, MVF) द्वारा उन कंपनियों को बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए मनाने के सभी प्रयास निष्फल हुए हैं
क्योंकि कंपनियों ने इसके लिए ठोस उपाय नहीं किए। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और बीज आयोजकों के नामों में साझेदारी करने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनिच्छा के कारण इसके पालन पर निगरानी रखने में बाधा आ रही है। एम वी फाउंडेशन का तर्क है कि ये कंपनियां बाल मजदूरों से काम लेने वाले किसानों के नाम बताने के अपने वादे से मुकर गई हैं। स्रोत: इन अनुभवों के बाद सुधारों की जोरदार वकालत करने वालों की समझ में आ गया कि अब जरूरत उस चीज की है जिसे वे मजबूत सुरक्षा जाल कहते हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठनों जैसे नागरिक समाज संगठन संकट की स्थिति को रोकने के अपने प्रयासों में बेहद महत्वपूर्ण हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान से संबंधित भारत की अवसंरचना अभी तक कोई निश्चित आकार नहीं ले पाई है। अमेरिका जैसे विकसित देश पहले से ही मौजूद कचरे में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 486, 386 और 286 जैसे लगभग 80 लाख बेकार पर्सनल कंप्यूटर पीसी भारत में झोंक दिए गए हैं। अकेले बंगलौर में 4 लाख पर्सनल कंप्यूटर झोंके गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे मिट्टी और जलाशयों पर, विशेषकर भूजल पर विपरीत प्रभाव डाला है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सक्षमता से निपटाने की जरूरत है क्योंकि उससे सेहत को खतरा हो सकता है। पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली सीसा, सिलिकॉन, कैडमियम और पारा जैसी भारी धातुएं इस अध्ययन के अनुसार सुविख्यात विष और कैंसर की जनक हैं। चिकित्सकों को कहना है कि धातुएं स्नायु तंत्र के विकार पैदा कर सकती हैं और जिगर, गुर्दे और फेफड़ों को भी इनसे गंभीर नुकसान हो सकता है। इसमें से अधिकांश कचरा शहर के बाहर कचरा डालने के स्थानों में पहुंच जाता है। भारत में पर्यावरण संबंधी कानून और उसके प्रवर्तन के बीच अथाह अंतर है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए कई विशिष्ट कानून अथवा विधान नहीं है और उससे भी बुरी स्थिति यह है कि भारत में 10 वर्ष से कम पुराने पर्सनल कंप्यूटर आयात करने की छूट है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान उत्पाद के पुनः उपयोग, पारंपरिक तरीके से डलावघरों में डालने और खुली हवा में जलाने के माध्यम से किया जाता है, जो निम्न प्रबंधन के विकल्प हैं। इनके अतिरिक्त पुनः चक्रण रीसाइक्लिंग भी एक तरीका है जिसके कारण मजदूर धातुओं के खतरे के संपर्क में आ जाते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन एक इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान की एक कारगर नीति की दिशा में प्रयासरत है। गैर सरकारी संगठनों के ये प्रयास मजबूत सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। 10 मार्च 2002 नए गैर सरकारी संगठन। जो गैर सरकारी संगठन सुधार कार्यसूची के पूरक के रूप में बने हैं, वे नए गैर सरकारी संगठन हैं। यह बताया जाता है कि विश्व बैंक की नीतियों का समर्थन करने में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें उन ढांचागत समायोजन पैकेज का अभिन्न अंग माना जाता है जिनके माध्यम से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों को थोपते हैं, जो खर्च करने, सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन करने और बाजारों तथा परियोजनाओं में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करने पर केंद्रित हैं। यहीं से गैर सरकारी संगठनों की भूमिका शुरू होती है। यह भूमिका इन समायोजन कार्यक्रमों के फलस्वरूप होने वाली सामाजिक तथा राजनीतिक उथल-पुथल को सीमित करने के लिए बनाई गई सामाजिक निधियों और अन्य क्षतिपूरक योजनाओं के भागीदारों और दलालों के रूप में होती है। एसएपी के आघात को कम करने की प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले गैर सरकारी संगठनों को और बड़ी भूमिका देकर तथा नई नौकरियों का सृजन करके विश्व बैंक अपने लिए अधिक दयालु, अधिक शिष्ट, किंडर जेंटलर वाली छवि बनाने की आशा कर रहा है। 33 गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आर्थिक सुधारों के अंग के तौर पर संस्थाओं के रूप में बाजारों और संगठनों के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ गई है और कालांतर में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को पुनर्परिभाषित किया जाता रहा है।
पारंपरिक दृष्टि से यह तर्क दिया जाता था कि व्यापार का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। धारणा यह है कि एक प्रतियोगी बाजार में धन की असमानताएं वैध होती हैं, क्योंकि धन का स्वामित्व मूल रूप में धन के उत्पादन में धन के स्वामी के योगदान का प्रतिबिंब होता है। अधिक धन और अधिक आर्थिक गतिविधि का मतलब क्योंकि अधिक अवसर होता था, इसलिए पैसे बनाने को सामाजिक कल्याण के प्रति सार्थक योगदान के रूप में देखा जाता था। व्यापारिक साम्राज्य खड़े करने वालों की प्रशंसा विकास में योगदान करने वालों के रूप में की जाती थी। बहरहाल, और अधिक समानता की मांग सामाजिक न्याय के आंदोलनों द्वारा 1930 के दशक की महामंदी के कड़वे अनुभव और उसके पश्चात हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही उठाई गई। इन्होंने उपभोक्ता मंच, श्रमिक संघ, मानवाधिकार तथा पर्यावरणीय आंदोलनों का रूप लिया। यही वह समय था जब पूंजीवाद अपनाने वाले अधिकांश देशों में कल्याणकारी राज्य एक सामान्य मॉडल बन गए। कल्याणकारी राज्य धन के पुनर्वितरण का एक मजबूत माध्यम था। इसी पृष्ठभूमि में मुक्त बाजार पूंजीवाद की अवधारणाओं को अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता की परीक्षा देनी पड़ी थी। इसी सामाजिक दबाव के चलते निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा बनी। बोवेन के अनुसार एक व्यापारी की सामाजिक जिम्मेदारियों में ये दायित्व आ जाते हैं कि वह उन नीतियों का अनुसरण करें, वे निर्णय करें अथवा उस प्रकार के काम करें जो उद्देश्यों और मूल्यों के अर्थ में समाज के प्रति वांछनीय हैं। उसके बाद के काल में सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को इस प्रकार परिभाषित किया कि व्यापार द्वारा यह सतत वचनबद्धता की नैतिक आचरण किया जाए और आर्थिक विकास में योगदान किया जाए और उसके साथ साथ कामगारों तथा उनके परिवारों और स्थानीय समुदायों तथा व्यापक समाज के जीवन स्तर को बेहतर किया जाए। इसी समझ के अंतर्गत निगमित कारपोरेट क्षेत्रक ने स्वयं को परमार्थ की गतिविधियों में संलिप्त करना शुरू किया और इस क्रम में सामुदायिक विकास, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, पर्यावरण सुरक्षा परियोजनाओं और दान जैसी अनेक गतिविधियों में सीधे हिस्सा लिया और अथवा उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। इन गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों और निगमित क्षेत्रक को एक साझा आधार मिलता है। निगमित निकाय और सामाजिक कार्य, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोशल वर्क उदास स्माइली वंचितों और शारीरिक रूप से विकलांगों की सेवा करने में अनेक निगमित निकाय विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सामाजिक पहल करते हुए कंपनियां हाल के वर्षों में समाज के हित में बड़ी जिम्मेदारियां ले रही हैं। वे सामाजिक कार्य के लिए निर्धारित अपने बजट में से कुछ प्रतिशत दान करके आर्थिक लाभ प्रदान कर रही हैं। अनेक निगमित निकाय पहले ही गैर सरकारी संगठनों के साथ सामुदायिक परियोजनाएं चला रहे हैं और गैर सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले कर में छूट की मांग करते हैं। हालांकि मानव विकास की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल ऐसी पहलों के लिए करना चाहिए। फिर भी कुछ कंपनियां आगे आकर और सरकार के सहयोग से सामाजिक विकास का कुछ कार्य करके इस मानसिकता को सफलतापूर्वक तोड़ रही है। नगरपालिका और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सफल योजना ने अनेक फर्मों को आकर्षित किया है। अन्य योजनाएं हैं लार्सन एंड टूब्रो कंपनी HIV पीड़ित व्यक्तियों को सलाह उपलब्ध कराती है और सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। उल्लास ट्रस्ट ऑफ पोलरिस सॉफ्टवेयर लैंड्स की अनेक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति IBM किड स्मार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रीस्कूल स्तर पर प्रौद्योगिकी को लागू करना और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करने की दिशा में मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी के प्रयास इत्यादि। सामाजिक जिम्मेदारी की पहलों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि पुरानी पारंपरिक फर्में ऐसी दीर्घकालीन परियोजनाओं को देखना चाहती हैं जिन्हें अपनाकर वे कुछ एक वर्षों में पोषित कर सकती हैं।
विप्रो और इन्फोसिस जैसी विशाल निगमित कंपनियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बना लिए हैं, जिनके माध्यम से वे सामुदायिक कार्य करती हैं। 10.4 गैर सरकारी संगठन बनाम सामाजिकार्थिक आंदोलन। असफल बाजारों, राज्य और समाज के विभिन्न वर्चस्वशाली ढांचों द्वारा किए गए शोषण के कारण तीसरी दुनिया में परिवर्तनकारी किस्म के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलन खड़े हो गए हैं। इन आंदोलनों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की आलोचना की है। इस आलोचना के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। गैर सरकारी संगठनों का वित्त पोषण। भारत में हाल में गृह मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के वित्त पोषण को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। बताया जाता है कि 31 मार्च 2001 तक विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के तौर पर 22,924 गैर सरकारी संगठन पंजीकृत थे। 638 अन्य गैर सरकारी संगठनों ने विदेशी वित्तपोषण की स्वीकृति मांगी थी। वर्ष 1999 से 2000 में इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुल 3,92,463 लाख रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त की गई थी। अगले वर्ष में यह राशि 15.56% बढ़कर रुपए 4,53,523 लाख हो गई। सबसे बड़े दाता राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी थे, जिनका योगदान क्रमशः 67,759 लाख, 64,451 लाख और 64,451 लाख रुपए था। इसके अतिरिक्त 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के लिए 38,000 लाख रुपए आवंटित किए। यह भी बताया गया है कि इन निधियों में से सबसे बड़ी रकम मुख्यतः ग्राम विकास और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण में विशेषज्ञता रखने वाले गैर सरकारी संगठनों को दी गई। कुल 54,774 लाख रुपए ग्राम विकास की गतिविधियों के लिए और 43,298 लाख रुपए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए दिए गए। बहरहाल, यह बताया गया है कि सामाजिकार्थिक कार्यकर्ताओं के विपरीत गैर सरकारी संगठनों की गतिविधि से जुड़े लोग अपने आदर्शवाद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए काम करते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। वे अन्य किसी नौकरी पेशा पेशेवर की तरह ही होते हैं। अक्सर देखने में आया है कि उन्हें काफी बड़ी रकम वेतन के तौर पर मिलती है, किंतु जिस मकसद के लिए वे काम करते हैं वह लगभग गायब होता है। विभिन्न अनुभवों से यह भी स्पष्ट है कि ये गैर सरकारी संगठन विभिन्न समस्याओं के प्रति एक संगठन के रूप में जो रुख अपनाते हैं वह अक्सर यांत्रिक होता है और उनका लक्ष्य काम चालू दिखाने के लिए लक्षित संख्या तक पहुंचना है। विशुद्ध सरोकारों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इससे इन संगठनों के उन कर्मचारियों में कुंठा पैदा होती है जिनमें सामाजिक बदलाव का जुनून होता है। गैर सरकारी संगठनों की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एनजीओज। भारत में अनेक गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से बहुत मोटी रकम मिलती है। इनके वित्तीय विवरण की सही प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने गैर सरकारी संगठनों के लेखाकरण और लेखा परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे जनकल्याण के लिए निधियों के अधिकतम उपयोग के प्रति गैर सरकारी संगठनों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। लेखाकरण और लेखा परीक्षण के तरीके अलग-अलग गैर सरकारी संगठनों में अलग-अलग होते हैं, जिससे उनमें एकरूपता का अभाव होता है। एकरूप तरीके का प्रयोग अंततः एक मानक दिग्दर्शक के रूप में किया जा सकता है ताकि विसंगतियों से बचा जा सके। गैर सरकारी संगठनों की राजनीति पर कुछ सवाल। एक चिंतन संप्रदाय के अनुसार गैर सरकारी संगठन जो काम करते हैं और वे ऐसा आचरण करते हैं, उनके राजनीतिक निहितार्थों के संदर्भ में उनका बहुत महत्व होता है। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के वेतनभोगी कर्मचारी के दर्जे के परिणामस्वरूप बनने वाले सामाजिक दायित्व के बजाय एक व्यावसायिक दायित्व के रूप में
सामाजिक गतिविधि पर पहले की टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए इसे एक बृहत्तर राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक दायित्व का इस तरह घटकर एक व्यावसायिक दायित्व बन जाना तो जनता की समस्याओं को राजनीति मुक्त करने की एक नवोदारवादी कार्यनीति का हिस्सा है। इसे व्यवस्था की राजनीतिक रूप में मुखर आलोचनाओं के संयोजन की प्रक्रिया के तौर पर भी देखा जाता है। देखा गया है कि कुछ संपन्न गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के भारी वेतन, रहन-सहन के स्तर, जीवन शैली और सामाजिक बदलाव के उपदेश की उनकी भाषा में अत्यधिक अभिजात्यपुट होता है और इससे वे जन राजनीति से अलग-थलग हो जाते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर ऐसे आलोचक भी हैं जिन्हें कुछ किस्म के गैर सरकारी संगठनों के उत्थान में षड्यंत्र दिखाई देता है। माइकल एडवर्ड्स के अनुसार गैर सरकारी संगठन विकास की अवधारणा को जिस तरह से परिभाषित करते हैं उससे दरअसल एक प्रतिक्रांतिकारी चिंतन को मजबूती मिलती है। इसी आधार पर पामर जोन्स का तर्क है कि गैर सरकारी संगठन मूल रूप में शास्त्रवादी होते हैं जो विकास और लोकतंत्रीकरण की धारणाओं के बारे में विकृतियां पैदा करते हैं। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय पूंजी आधारित साम्राज्यवाद के हिस्से के तौर पर देखा है। आरोप यह भी लगाया जाता है कि नवोदारवादी क्षेत्र में चूंकि राज्य और बाजार दोनों ही कल्याणकारी गतिविधियों से कन्नी काटते हैं, इसलिए गैर सरकारी संगठनों को सस्ते वैकल्पिक संगठनों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे उसी काम को बहुत कम लागत पर करने को तैयार हो जाते हैं। बहरहाल, बताया यह जाता है कि जहां ये संगठन निर्धनतम तबकों के बीच काम करते हैं, वहीं वे वास्तव में दानदाता देश की विदेश नीति के ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं और लोगों में ऐसे विचार और मत भर देते हैं जो मूल रूप में दानदाता देश के हित में होते हैं। इसके परिणामस्वरूप वह स्थिति बनती है जिसे सहमति का विनिर्माण कहा जाता है। वास्तव में तर्क तो यह भी दिया जाता है कि विकसित राष्ट्र पैसा तभी देते हैं जब उन्हें उसके बदले कुछ प्राप्ति की आशा होती है, बल्कि दानकर्म तो नैतिक दबाव बनाने की एक सोची समझी स्वार्थी प्रक्रिया होती है और उसके पीछे दूसरी वस्तु के समान दिया ली गई वस्तु वाला तर्क होता है। आलोचना की अन्य प्रवृत्तियां भी हैं जो विभिन्न धर्म आधारित गैर सरकारी संगठनों की भूमिका से जुड़ी हैं और इनमें विकास की गतिविधियों की आड़ में धर्म परिवर्तन करने के बारे में विवाद खड़े किए गए हैं। कुछ सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों द्वारा आलोचना के इन बिंदुओं को उठाए जाने के बावजूद गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का रिश्ता कहीं अधिक जटिल है और यहाँ हम उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों में संवाद। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में आपस में टकराव हुआ है। वहीं इसके अलावा ऐसे भी उदाहरण हैं कि उन्होंने साथ मिलकर काम किया है। यह रिश्ता अक्सर सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों की प्रकृति और मांगों पर निर्भर करता है। यह बहुत स्पष्ट है कि आम तौर पर सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के सरोकार इतने बड़े होते हैं कि गैर सरकारी संगठनों के ढांचे में उन्हें लेकर नहीं चला जा सकता। बहरहाल, ऐसा भी होता है कि गैर सरकारी संगठनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों द्वारा रखी गई कुछ विशिष्ट मांगों से विकास के बारे में गैर सरकारी संगठनों की समझ मजबूत होती है और उन्हें गैर सरकारी संगठनों और ऐसे आंदोलनों दोनों के ही द्वारा रूपांतरण की दिशा में एक वांछनीय बदलाव के रूप में देखा जाता है। ऐसे ही उदाहरणों में ये दोनों सामाजिक ताकतें साझा आधार पर काम करती दिखाई देती हैं। ऐसे संगठनों और ऐसे आंदोलनों के बीच का रिश्ता साझा मांगों पर निर्भर रहा है। इसलिए ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां ये संगठन और ये आंदोलन एक दूसरे से टकराते और एक दूसरे के पूरक बनते दिखाई देते हैं। यहाँ हम इन दोनों ही उदाहरणों की बानगी दे रहे हैं। टकराव का क्षण। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ उदाहरणों में
कैसे गैर सरकारी संगठनों का टकराव सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से हुआ है। नर्मदा नदी पर प्रस्तावित सरदार सरोवर परियोजना के मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों ने कुछ सवाल उठाए हैं। ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की समझ में सरकार सरोवर परियोजना का मतलब इस प्रकार था: अभूतपूर्व विस्थापन, लोगों के जीवन और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन, जल जंगल और जमीन के संसाधनों का ह्रास, लाभ का न टिकना, भीषण वित्तीय बोझ और इसके कारण बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का फंदा। कहा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा सरदार सरोवर परियोजना की आलोचना का प्रतिकार करने के लिए गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में रैलियां, समारोह और प्रदर्शनियां आयोजित की और यह प्रचार करने की कोशिश की कि सरदार सरोवर परियोजना तो गुजरात की असली जीवन रेखा है। सरकार के इस विचार का समर्थन करने वालों में गुजरात के अनेक गैर सरकारी संगठन भी थे। इनमें से कुछ संगठनों का तर्क था कि उनका मुख्य सरोकार परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मोलभाव करना था। इन गैर सरकारी संगठनों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरोध को ऊंचा आदर्श और गैर जिम्मेदारी भरा आंदोलन बताया। गैर सरकारी संगठनों का यह भी कहना था कि पुनर्वास असंभव है और पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों ने यह रुख अपनाया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस परियोजना का पूरे तौर पर विरोध करना भाषणबाजी और रूमानियत में रंगा था। बहरहाल, कोठारी जैसे दूसरे विद्वान यह मानते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो रुख अपनाए हुए था वह सत्ता और संरक्षकत्व के मूल ढांचों को, प्रतीत श्रेणियों तथा विचारधाराओं को और आर्थिक विकास से विपरीत तौर पर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव की प्रतिनिधि प्रक्रियाओं को चुनौती देने से कम नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि विकास से जुड़े गैर सरकारी संगठनों की उन्मुखता उन सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से बिल्कुल भिन्न है जो विकास की वैकल्पिक विचारधारा की बात करते हैं और इससे सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच टकराव के रिश्ते बनते हैं, जैसा उपर्युक्त मामले में हुआ है। एकजुटता का क्षण, अ मोमेंट ऑफ सॉलिडारिटी। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों ने एक दूसरे से सहयोग किया है। उदाहरण स्वरूप, नीची जातियों के साथ छुआछूत का विरोध करने के लिए चले संघर्ष में गैर सरकारी संगठनों ने बहुत बड़ी संख्या में इस अभियान में हिस्सा लिया है। सामाजिक स्तरों में सबसे नीचे समझे जाने वाले दलितों के लिए समान अवसरों और सम्मान हेतु संघर्ष और जाति प्रथा की समाप्ति और सामाजिक रूपांतरण ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके लिए दलित आंदोलन काम कर रहा है। जहां कुछ गैर सरकारी संगठन दलित मुद्दों पर काम करने का विशिष्ट उद्देश्य लेकर आगे आए हैं, वहीं नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के पक्ष में काम करने वाले समूहों ने भी इन समस्याओं को उठाया है। नारीवादी आंदोलनों में भी यह बात सामने आती है कि यह आंदोलन कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ एकजुटता बनाए हुए है। उदाहरण स्वरूप, स्वसहायता समूहों के निर्माण के एक अंग के तौर पर अति लघु ऋण संगठनों के हाल के गठन में कुछ नारीवादियों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इन संगठनों ने महिलाओं के और अधिक समाजीकरण में निश्चित तौर पर योगदान किया है। कहा जाता है कि कम से कम कुछ महिलाओं के मामले में ऐसा पहली बार हुआ है कि वे सार्वजनिक जीवन में आई हैं। उन्हें यह पता चला है कि शायद इन संगठनों ने महिलाओं की हैसियत बढ़ाने के अपने बुनियादी काम को नहीं किया है और इस क्रम में घर के मुखिया पुरुषों से उन्हें आर्थिक स्वाधीनता नहीं दिलवाई है। बहरहाल, उन्होंने महिलाओं को उनके कष्ट व्यक्त करने का अवसर देने की दिशा में निश्चित तौर पर योगदान किया है और इस प्रकार उनके कष्टों को कम किया है और उन्हें अपने आसपास की दुनिया के प्रति सजग होने का अवसर प्रदान किया है। नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना।
सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच टकराव और एकजुटता का विश्लेषण करने के लिए उन विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करना होगा जिनमें ये संस्थाएं काम करती हैं, और उन क्षेत्रों के परस्पर संबंधों पर भी। बहरहाल, इन अंतर संबंधों का विश्लेषण करने से पहले हमें उन गैर सरकारी संगठनों को नकारना होगा जो व्यावसायिक हो गए हैं और जिनकी कोई वास्तविक सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है। हमें यह भी लग सकता है कि यह विश्लेषण उन राजनीतिक आंदोलनों के विश्लेषण में प्रासंगिक नहीं है जो वर्चस्वशाली अथवा ताकतवर लोगों द्वारा कमजोरों के उत्पीड़न को जायज ठहराते हैं, चाहे यह धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग अथवा ऐसे ही अन्य किसी आधार पर हो। सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे संगठनों को अवधारणा की दृष्टि से नागरिक समाज संगठन और राजनीतिक संगठन की श्रेणियों में रखा गया है, हालांकि ऐसा कोई कड़ा विभाजन विद्यमान नहीं है। वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन का संदर्भ बिंदु क्या है, संगठन किसके लिए काम कर रहा है। यदि संदर्भ बिंदु राज्य अथवा अन्य विभिन्न राजनीतिक संगठन है, तब यह निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है। और यदि संदर्भ बिंदु विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वह परिवार, जाति, समुदाय आदि हो, तो कहा जाएगा कि यह नागरिक समाज के क्षेत्र में काम कर रहा है। इन क्षेत्रों के परस्पर संबंध को लेकर सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों में लंबी बहस है। जहां एक विचारधारा यह मानती है कि राज्य उन लोगों की कठपुतली है जिनका समाज में वर्चस्व है, वहीं दूसरी विचारधारा इन दोनों क्षेत्रों में ऐसा कोई संरचित अंतर्संबंध नहीं देखती। इसका मानना है कि राज्य और नागरिक समाज की अपनी अपनी पूर्ण स्वायत्तता है। एक तीसरी विचारधारा का तर्क है कि समाज के वर्चस्वशाली तबकों का राज्य पर भले ही अधिक प्रभाव हो, फिर भी इन वर्चस्वशाली समूहों की वैधता की तलाश के परिणामस्वरूप एक लोकतांत्रिक क्षेत्र भी विद्यमान है। और स्वतः टकराव वाली यही क्रिया प्रगतिगामी सामाजिक बदलाव के लिए कुछ क्षेत्र अथवा स्थान बनाती है। इस प्रकार नागरिक समाज और राज्य के बीच ढांचागत संबंध के बावजूद स्वायत्तता का एक स्तर होता है। यदि राज्य और नागरिक समाज के रिश्ते से संबंधित पहली विचारधारा को लिया जाए तो तमाम सामाजिक रूपांतरण राजनीतिक क्षेत्र में अवस्थित दिखाई देता है। यदि दूसरी विचारधारा को लिया जाए तो सामाजिक रूपांतरण राजनीतिक क्षेत्र से मुक्त हो जाता है। किंतु तीसरी विचारधारा को लें तो सामाजिक रूपांतरण एक सतत प्रक्रिया दिखाई देती है और राजनीतिक तथा नागरिक समाज दोनों क्षेत्र प्रासंगिक हो जाते हैं। अवधारणा पर आधारित ये श्रेणियां विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को समझने में और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के साथ उनके रिश्ते का विश्लेषण करने में हमारी मदद कर सकती हैं। हरित पट्टी आंदोलन, केन्या। हरित पट्टी आंदोलन केन्या का जमीनी स्तर का एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र है पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास और क्षमता निर्माण। प्रो वांगारी माथाई ने 1977 में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन, केन्या के तत्वावधान में हरित पट्टी आंदोलन की स्थापना की थी। सतत विकास, लोकतंत्र और शांति में योगदान के लिए उनके अथक प्रयास हेतु 2004 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। प्रो माथाई ने पर्यावरण तथा मानवाधिकार, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। वह अक्सर इन मुद्दों पर केन्या सरकार से भी लड़ी हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पर्यावरणविद को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आजीविका के अधिकार का एक अनिवार्य कारक एक स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण है। हरित पट्टी आंदोलन का उद्देश्य ऐसे लोगों के समाज का निर्माण था जो अपने हरित और स्वच्छ पर्यावरण की निरंतर बेहतरी के लिए सचेत होकर काम करते हैं और आत्मनिर्णय, साम्य, बेहतर आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना फैलाते हैं और वृक्षारोपण से प्रारंभ करते हैं। हरित पट्टी आंदोलन वनोन्मूलन के प्रभावों को कम करने में
और महिलाओं को रचनात्मक तथा असरदार नेता बनने के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायक होता है। इसमें विशेषज्ञों से आम लोगों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, लघुस्तरीय कृषकों का एग्रोफॉरेस्टर बनाना भी शामिल है। पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर जनता को जागरूक करने का बीड़ा भी इस आंदोलन ने उठाया है। आज पूरे केन्या में हरित पट्टी आंदोलन के 600 से भी अधिक सामुदायिक नेटवर्क हैं, जिनमें 6000 पौधाशालाओं की देखरेख की जाती है। इसने निजी और सरकारी भूमि, सुरक्षित रिजर्व और शहरी केंद्रों में 300 लाख से भी अधिक पेड़ लगाने में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप अनेक भूदृश्यों, वनों, खड़ी ढलानों और अन्य अवनत क्षेत्रों की तस्वीर ही बदल गई है और स्थानीय जैव विविधता, पेड़ पौधे और पशु के लिए पर्यावास की सुरक्षा और बहाली हुई है। पारिस्थितिकीय अवनति के परिणामों के प्रति सजगता बढ़ी है और जंगलों और सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थानों समेत पर्यावरण के बचाव में जनता की रुचि भी बढ़ी है। हरित पट्टी आंदोलन एक शक्ति संपन्न समुदाय के रूप में उभरा और उसने वृक्षारोपण और नागरिक तथा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में मदद की। हरित पट्टी आंदोलन की गतिविधियों ने अनेक समुदायों को इस योग्य बना दिया है कि वे अपनी मूल आवश्यकताओं और एक स्वस्थ पर्यावरण और सामयिक तथा सतत विकास की जरूरत के अनिवार्य संबंधों को समझ सकते हैं। 5 वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन। इस उपयुक्त समझ के साथ कि एक और बाजारों के साथ गैर सरकारी संगठनों का संबंध तथा दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ उनका संबंध विविध और विकासशील है, हम पारंपरिक गैर सरकारी संगठनों और वैकल्पिक गैर सरकारी संगठनों की पहचान के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन का क्या मतलब हो सकता है? इसे समझने के लिए पहले हमें यह जानना समझना होगा कि पारंपरिक गैर सरकारी संगठन क्या है और हमें उनके संभावी विकल्पों के बारे में भी समझना होगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस समय विकास से जुड़े और गैर सरकारी संगठन ही पारंपरिक गैर सरकारी संगठन हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि विकास के काम में लगे सभी गैर सरकारी संगठन पारंपरिक गैर सरकारी संगठन हैं। पारंपरिक गैर सरकारी संगठन वे संगठन हैं जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि विकास के काम संपन्न करने की दृष्टि से बाजार ही प्रमुख संस्थाएं हैं, किंतु इस नमूनागत ढांचे के भीतर ही विकल्प संभव है। उदाहरणस्वरूप, यदि विकास किस प्रकार हो के अंतर्गत सबसे प्रमुख विचार में औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक भूमिका देने की बात होती है, तो वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन का मतलब वे संगठन हो सकते हैं जो प्राथमिकताओं को बदलने और संसाधन आवंटन के लिए अन्य क्षेत्रकों के हितों की बात करने का प्रयास करते हैं। वैकल्पिक का मतलब यह भी हो सकता है कि इस प्रकार बनाए गए धन का वितरण किस प्रकार होता है और वितरणकारी न्याय के इस परिप्रेक्ष्य की बात किस प्रकार उठाई जाती है। पारंपरिक गैर सरकारी संगठन इस तर्क के साथ वितरण के आर्थिक तर्काधार में विश्वास करते हैं कि पुनर्वितरण की पद्धति के परिणामस्वरूप अंततः लागत की तुलना में आर्थिक लाभ अधिक होने चाहिए। तब वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन का मतलब होगा वे संगठन जो दीर्घकालिक लाभ का परिप्रेक्ष्य लेकर चलते हैं और जिनका तर्क होता है कि वितरणकारी न्याय के तुरंत लाभ नहीं मिल सकते किंतु दीर्घकालीन लाभ निश्चित तौर पर होंगे, अथवा वे संगठन जो वास्तव में पुनर्वितरण में परमार्थ का तर्क दे सकते हैं। व्यापक पारंपरिक ढांचे के भीतर वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन के इन संभावित अर्थों के अतिरिक्त वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन वे हो सकते हैं जो ढांचे के स्तर पर ही नितांत भिन्न होते हैं और स्वयं को इससे बाहर अवस्थित समझते हैं। इस अर्थ में वैकल्पिक या तो वे गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं जो धन की असीम बढ़ोतरी के विचार की निंदा करते हैं और यह तर्क देते हैं कि विकास की प्रक्रिया में बाधाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, वे बाधाएं प्राकृतिक हो सकती हैं जिनके अस्तित्व तथा पुनर्निर्माण संबंधी नियम भिन्न होते हैं,
वैकल्पिक का मतलब वे गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं जो मानव केंद्रित विश्व दर्शन को ही चुनौती देते हैं। ये पारिस्थितिकी के प्रति जागरूक संगठन होते हैं जिनके समाज की भलाई का मूल्यांकन करने के बिल्कुल अलग पैमाने होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पैसा बनाने की क्रिया तो सामाजिक कल्याण का एक सीमांत अथवा अप्रासंगिक सूचक हो सकता है। जहां उपर्युक्त सभी गैर सरकारी संगठन केवल वृद्धि के अर्थ में ही वैकल्पिक हैं, वहीं गैर सरकारी संगठनों की अंतिम किस्म एक गुणात्मक अर्थ में वैकल्पिक होती है। 10.6 सारांश। हमने अब तक जो पढ़ा, आइए उसका सारांश देखते हैं। पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों सहित सभी गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। गैर सरकारी संगठन बहुत लंबे समय से विद्यमान हैं, किंतु संरचित रूप में वे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही अस्तित्व में आए और पर्यावरण के प्रति जागरूक गैर सरकारी संगठन तो अभी हाल में बने हैं। गैर सरकारी संगठनों की संरचना और समाज में उनकी भूमिका को समझने के कई तरीके हैं। विभिन्न विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य ही इन संगठनों की संरचना का विश्लेषण करने के लिए सूचकों का विकल्प निर्धारित करते हैं। नई आर्थिक उन्मुखता के एक अंग के रूप में बाजारों की भूमिका बढ़ी है और विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो निर्णायक हो गई हैं। जहां विकास प्रक्रिया में लिप्त होने के नियमों का निर्धारण बाजार करते हैं, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां संसाधनों के बड़े हिस्से को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे व्यापारिक संगठनों के तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संस्थाओं के रूप में बाजारों के साथ अपने संबंध को सही परिप्रेक्ष्य में लें। अपना दृष्टिकोण बनाने की इस प्रक्रिया ने गैर सरकारी संगठनों का चरित्र ही बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नए गैर सरकारी संगठनों का उत्थान हुआ है। जहां विकास प्रक्रिया में बाजार की भूमिका केंद्रीय हो गई है, वहीं सीमांत और बहिष्कृत लोगों के हितों की बात विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से उठाई गई है। इन आंदोलनों ने गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण की प्रविधियों, उनकी राजनीतिक स्थितियों के लिए उनकी आलोचना की है और उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। जहां गैर सरकारी संगठनों ने अधिकतर अपना ध्यान मुद्दों पर केंद्रित रखा है, वहीं सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों ने ढांचागत सवाल उठाए हैं। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चूंकि अक्सर जनांदोलन होते हैं, इसलिए गैर सरकारी संगठनों के लिए आवश्यक हो गया है कि उन पर ध्यान दें और इन आंदोलनों के साथ अपने संबंध को परिभाषित करें। गैर सरकारी संगठनों द्वारा नागरिक समाज क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में अपनाए गए परिप्रेक्ष्यों के आधार पर सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के साथ उनका संबंध निर्धारित होता है। यदि यह समझ लिया जाए कि किस प्रकार के गैर सरकारी संगठन पारंपरिक और प्रमुख बन गए हैं, और यदि मौजूदा ढांचों के भीतर और बाहर संभावनाओं को टटोला जाए, तो यह भी समझा जा सकता है कि गैर सरकारी संगठनों के लिए कौन से विकल्प मौजूद हैं, और यह भी कि वैकल्पिक गैर सरकारी संगठनों का क्या अर्थ हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।